हेलो एस्पिरेंट्स। करंट अफेयर की सीरीज़ को आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। इसके लिए काफ़ी खुशी महसूस होती है कि अगर आप कोई चीज़ के लिए मेहनत करो और लोग उसको सपोर्ट करें तो आपको अच्छा लगता है। मेरी उम्मीद है कि मैं ऐसा ही कंटेंट लेकर आऊँ जिससे आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा मिले। और अभी गर्ल्स कैंडिडेट जो कि महिला पर्यवेक्षक के लिए तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर की सीरीज़ देखते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सिर्फ नोटबुक में नोट जरूर करते रहिए ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। पार्ट 5 की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय है, आप देख सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने टेलीग्राम चैनल में इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है। और अब जो अपना एडीजे एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल है वो एक प्राउड फैमिली है 10,000 प्लस एस्पिरेंट्स की, क्योंकि हम लगातार यहाँ पे आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं और आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है। उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और जल्दी ही अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे जिस लक्ष्य के लिए आपने ये शुरुआत की है। तो चलिए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के सिलसिले के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो प्रीलिम्स या वनडे एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में तो आते ही हैं। खास तौर से इस तरह के जो क्वेश्चन हैं महोत्सव से संबंधित वो मेंस में भी 2 नंबर के आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में न सिर्फ आपको इसका आंसर पता होना चाहिए बल्कि इस महोत्सव की खासियत क्या है, ये कब आयोजित किया जाता है, इसके अंदर क्या कुछ खास बातें होती हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ताकि जब मेंस में भी 2 या 4 नंबर में ये लिखने के लिए आए तो आप इसका पूरी तरह से आंसर दे सकें। ऑप्शन देखिए, ए बालोद, बी बलरामपुर, सी बस्तर या डी इनमें से कोई नहीं। सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? ए बालोद, बी बलरामपुर, सी बस्तर या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है और नहीं पता है तो चलिए चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में और देखते हैं कि क्या कुछ इसका आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरहरगढ़ महोत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? बालोद में। ये जो सरहरगढ़ महोत्सव है वो बालोद जिले का गुरूर तहसील है और वहाँ के सोरर गांव में आयोजित होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़िले का नाम ना दे के गाँव का नाम दे देता है या गाँव का नाम ना दे के तहसील का नाम दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सोरर में ही माता बहादुर कलारिन का मंदिर है। लास्ट सेशन में मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपने आंसर सही दिया था बालोद, लेकिन बालोद में कहाँ? सोरर में माता बहादुर कलारिन का मंदिर है। ठीक है। और बहादुर कलारिन की बातचीत हो रही है तो वो कलार समाज की हैं। अब कलार समाज की हैं तो ये जो गुरूर है वहाँ के जो विधायक हैं वो है संगीता सिन्हा। ठीक है। अब संगीता सिन्हा विधायक के बारे में मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले कुछ पेपर्स को देखिएगा तो वहाँ पे विधायकों के बारे में मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एमएलए किस विधानसभा से है या फिर कौन सा विधानसभा किस वर्ग के लिए आरक्षित है। तो इसी तरह से जब आप किसी भी चीज़ की डिटेल में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो जिस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन दे के आपको पढ़ाता हूँ उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आता होगा और आप उसे अपने नोटबुक में नोट भी करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2002 का ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान किसे दिया गया है? वर्ष 2002 का ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान किसे दिया गया है? सम्मान तो हमेशा क्वेश्चन में आते ही रहते हैं इसलिए आपको इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। आपके ऑप्शन है ए विवेक ढांड, बी संजय अलंग, सी अमिताभ जैन और डी अशोक अग्रवाल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो उसके जो चारों ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को भी डील करने की कोशिश करिए ताकि सिर्फ एक आंसर निकल कर सामने ना आ पाए बल्कि बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उन तीनों ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी हो कि ये 3 ऑप्शन अगर इसके आंसर नहीं हैं तो आखिरकार किसके आंसर हैं। तो इस तरह से जब आप डिस्क्राइब करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे तो आपसे एक बार में एक नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो क्वेश्चन देखिए, 2022 का ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान किसे दिया गया है? अब ये देखिए विवेक ढांड। विवेक ढांड कौन है? ये छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। संजय अलंग, संजय अलंग कौन है? फिलहाल ये रायपुर संभाग के कमिश्नर हैं और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछा था, आपने आंसर दिया था। अमिताभ जैन कौन है? ये छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं। और अशोक अग्रवाल कौन है? ये रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। तो इसी तरह से जब चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता रहेगा तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। तो वर्ष 2022 का जो ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान है वो डॉक्टर संजय अलंग को दिया गया है। संजय अलंग के बारे में मैं बड़े विस्तार से आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में और पिछले वीडियो में भी उनको 2 और पुरस्कारों के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ पे एक और पुरस्कार उस नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठाकुर पूरन सिंह।
ठीक है। रायपुर के संस्कृति विभाग के सभागार में देश भर से आए रचनाकारों की उपस्थिति में इन्हें सम्मानित किया गया है। अब इनकी किताबें कौन सी है वो तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो लास्ट वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि इनके बारे में और डिटेल आपको पता चल जाए। और अगर आपने करंट अफेयर का कोई एक वीडियो या कोई एक पार्ट देखा है तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप सभी वीडियोज़ को देखिए ताकि आपका जो बेस है वो अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी की मदद से राज्य के 33 जिलों के छात्रों को ऑनलाइन किताबों की सुविधा मिलेगी? राज्य का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसने ई लाइब्रेरी शुरू की है और उसके इस ई लाइब्रेरी की मदद से स्टेट के सभी जिलों के छात्रों को ऑनलाइन किताबों की सुविधा मिलेगी? आपके ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बी गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, सी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और डी स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। किस विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी की मदद से राज्य के 33 जिलों के छात्रों को ऑनलाइन किताबों की सुविधा मिलेगी? अब सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन प्रोसेस को अपना सकते हैं। ठीक है, कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस ऐसा है कि आपको बहुत ही ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी। अब जैसे कि हम अगर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है बिलासपुर में। ठीक है, और ये बिलासपुर के लिए स्पेशल विश्वविद्यालय है, पूरे स्टेट के लिए नहीं है। जो विश्वविद्यालय पूरे स्टेट के लिए नहीं है तो वो पूरे स्टेट के छात्रों को ऑनलाइन किताबें कैसे दे पाएगा? तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो सीधे सीधे कट हो जाता है। अब बात करते हैं हम गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र से द्वारा संचालित होता है और यहाँ पे इसकी अपनी एक फैकल्टी है और इस स्टेट में कहीं भी और सर्व नहीं करता सिवाय अपने कैंपस के। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? रायपुर में है और ये भी सिर्फ रायपुर और रायपुर संभाग के विश्वविद्यालयों के लिए काम करता है, तो ये पूरे स्टेट के लिए काम नहीं करता है। तो इसका भी आंसर होगा कि ये सही ऑप्शन नहीं है। लास्ट में बच गया आपका स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि सही आंसर है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो इस तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस से थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब CSVTU की जो ब्रांचेज़ हैं वो पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं, क्योंकि इसका कोई ना कोई जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो किसी न किसी ज़िले में बना हुआ है और वो उससे संबद्ध है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट में CSVTU बोलते हैं। अब देखिए, इसने जो ई लाइब्रेरी शुरू की है उससे 33 जिलों के फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों में अध्ययनरत 27,000 छात्र छात्राओं को उनके मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन किताबों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। और ये किताबें कितने वर्षों तक रहेंगी? अगले 7 वर्षों तक उनके मोबाइल और लैपटॉप पे उपलब्ध रहेंगी। मतलब ई लाइब्रेरी में जाके अगर उस स्टूडेंट ने इस किताबों को डाउनलोड कर लिया तो वो उसके उस सेक्शन में 7 साल तक अवेलेबल रहेंगी और वो इजीली उसको पढ़ सकता है। तो ये शुरुआत किया है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को फिर से एक बार पॉज करके या रिवाइंड करके देख लीजिएगा। 2 बार 3 बार जब आप उसको सुनेंगे तो सारी चीज़ें, आपकी जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ SDG, जिसको हम सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में प्रदेश में किस जिले को पहला स्थान मिला है? राज्य सरकार ने भी SDG जारी किया है और इसके अनुसार जो प्रोफाइल बना है, जो अंक मिले हैं, उसमें कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट रैंक हासिल किया है, इसके बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है A अंबिकापुर, B रायपुर, C धमतरी और D जगदलपुर। ठीक है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न सिर्फ वनडे या प्रीलिम्स के लिए बल्कि ये आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी ये पूछ सकता है, तो इसे आप स्टार लगा के अपने नोटबुक में नोट करिएगा कि SDG गोल्स जो बने हैं, स्टेट ने जो रिपोर्ट जारी की है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग ने, उसमें कौन सा जो जिस डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। और सिर्फ आपको फर्स्ट पोजीशन का ही नाम याद नहीं रखना है, बल्कि 1 से 5वें तक के डिस्ट्रिक्ट की जो रैंक है उसको याद रखना है। इसके अलावा ये जो कैटेगरी है वो कैटेगरी कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं पता है तो वेट करिए, थोड़ी देर में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ SDG सतत विकास लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में प्रदेश के किस जिले को पहला स्थान मिला है?
ए अंबिकापुर, बी रायपुर, सी धमतरी या डी जगदलपुर। अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो चलिए सीधा हम इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, धमतरी जिला 72 अंक अर्जित कर पूरे प्रदेश में प्रथम रैंक पर है। यानी कि जो एसडीजी गोल्स जारी हुए हैं, उस एसडीजी गोल्स में धमतरी पूरे ज़िले में नंबर 1 रैंक पर है। और इसके अलावा राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरिया, महासमुंद और रायपुर जिले के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर ये फ्रंट रनर जिलों में शामिल हैं। अब यहाँ पे एक फ्रंट रनर जिले आ गए, जबकि प्रदेश के शेष जिले परफॉर्मर श्रेणी में शामिल हैं। इसका मतलब ये 2 कैटेगरी आपको दिख गई, एक फ्रंट रनर कैटेगरी और एक परफॉर्मर कैटेगरी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो कैटेगरीज़ हैं वो 4 कैटेगरी हैं, और 4 कैटेगरी में यहाँ पे नंबर के आधार पे इनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि कौन किस कैटेगरी में है। ठीक है, फ्रंट रनर दूसरी कैटेगरी है और परफॉर्मर तीसरी कैटेगरी है। दैट मीन्स कि जो पहली कैटेगरी है उसमें स्टेट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं हो पाया है। क्यों शामिल नहीं हो पाया है? क्योंकि जो पहली कैटेगरी है उसमें शामिल होने के लिए 100 नंबरों को हासिल करने की आवश्यकता होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ एसडीजी में मैक्सिमम धमतरी ने 72 अंक अर्जित किए हैं, इसलिए वो फ्रंट रनर जिले में शामिल है। ठीक है, और 5 जिले जो हैं उसको देख लीजिएगा, और इसके अलावा बाकी जो जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में उसको शामिल है। तो फ्रंट रनर जिलों में कौन कौन शामिल है, इसको अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन दे सकता है 4 से 5 जिलों के नाम दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा जिला फ्रंट रनर में शामिल है, वो आपको बताना होगा। तो धमतरी के साथ साथ कौन सा है? राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा। अब ये देखिए, ये एक ही संभाग के 4 जिले हो गए। ठीक है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत धमतरी रायपुर संभाग में आ जाएगा। राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और बेमेतरा ये एक संभाग के हो गए, और इसके अलावा रायपुर संभाग का धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर ये एक संभाग के हो गए। तो इस तरह से 2 संभाग में आप जब 2 कमिश्नरेट में इसको डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ के ये 8 जिले आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, एक एक ज़िले को याद करने की बजाय, और आपको पता रहेगा कि फ्रंट रनर जिलों में कौन शामिल है। ठीक है, तो अब आते हैं एक और डिस्क्रिप्शन पे जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने देख लिया कि एसडीजी गोल में नंबर 1 धमतरी है स्टेट में, और उसके अलावा कैटेगरी भी आपने देख लिया। मैंने बता दिया था आपको कि 4 कैटेगरीज इनकी होती हैं। सबसे पहला अचीवर, जिसमें स्टेट का कोई भी जिला शामिल नहीं हो पाया है क्योंकि इसके लिए 100 अंकों की ज़रूरत होती है। उसके बाद फ्रंट रनर, इसमें 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? दुर्ग संभाग के 4 और इसके अलावा रायपुर संभाग के 4। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। परफॉर्मर श्रेणी में बाकी जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यानी कि ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट बचे वो स्टेट के कौन सी कैटेगरी में है? परफॉर्मर कैटेगरी में है। और एस्पिरेंट कैटेगरी है सबसे कम, लेकिन इस कैटेगरी में स्टेट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए कि पहली पोजीशन पे अगर धमतरी है तो बाकी के और उसके नीचे 4 पोजीशन पे कौन है? तो राजनांदगांव है सेकंड, बालोद और दुर्ग है आपका थर्ड, बेमेतरा है फोर्थ, और गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं और कौन किस पोजीशन पे है ये भी आपने जान लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनडे के लिए, मेंस के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा, पॉज करके ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा और रिवाइज ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जबकि एक और होता है फेलोशिप पुरस्कार। ठीक है, तो फेलोशिप पुरस्कार अलग होता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अलग होता है। इस बार छत्तीसगढ़ की 2 महान विभूतियों को पुरस्कार मिला है। एक को मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और एक को मिला है संगीत नाटक फेलोशिप। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से समझिएगा और आंसर याद रखिएगा कि किसको अकेडमी मिला है और किसको फेलोशिप मिला है। तो यहाँ पे अकेडमी पुरस्कार की बात कर रहा हूँ मैं, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है आपके ए उषा बारले, बी ममता चंद्राकर, सी तीजन बाई और डी आरू साहू। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि उषा बारले को भी कौन सा सम्मान मिला है, ममता चंद्राकर के नाम के आगे क्या लगता है, पद्मश्री लगता है या पद्म विभूषण लगता है, तीजन बाई को क्या पुरस्कार मिले हैं, इनके नाम के आगे क्या लगता है, और आरू साहू कौन है। इन चारों के बारे में जब आप अच्छी तरह से जानेंगे तो आप अपने आंसर को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं पता तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आखिरकार किसे मिला है? ये मिला है लोक गायिका ममता चंद्राकर को, जिनका असली नाम है डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर, और ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। और डॉक्टर मोक्षदा यानी कि ममता चंद्राकर वर्तमान में खैरागढ़ की इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति हैं।
अब यहाँ पे आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, इसका ये जो नाम इंदिरा है वो किसके नाम पर पड़ा है। जो भी एस्पिरेंट अभी नए होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनको ये लगता होगा कि इंदिरा नाम से इंदिरा गांधी है, वो एक बार अपना फैक्ट चेक कर लेंगे और इस क्वेश्चन का आप आंसर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस विश्वविद्यालय के नाम के आगे इंदिरा क्यों लगा हुआ है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर खोजिएगा। जो पुराने एस्पिरेंट है, जो पढ़ चुके हैं, उन्हें तो इसका आंसर पता होगा, लेकिन नए एस्पिरेंट के लिए जानना ज़रूरी है। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं, इस तरह से जब आप क्वेश्चन को डिग करेंगे, खोदेंगे, तो आपके पास ढेर सारे आंसर मिलेंगे और आपका माइंड भी ब्रॉड होगा। अब डॉक्टर मोक्षदा यानी कि ममता चंद्राकर को नई दिल्ली में ये पुरस्कार मिला है। किसके हाथों? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया है। तो इस तरह से अब क्लियर हो गया कि संगीत नाटक अकादमी अलग पुरस्कार होता है और फेलोशिप पुरस्कार अलग होता है। तो इस बार का जो अकादमी पुरस्कार है वो मिला है ममता चंद्राकर को। ममता चंद्राकर कौन है? खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। यह शपथ उन्हें किसने दिलाई? ठीक है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। यह शपथ उन्हें किसने दिलाई? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन बी राष्ट्रपति ने, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ और उसके पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब एक बात तो ये हो गई कि ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, किस क्रम के हैं ये भी हो गई, शपथ ली है उन्होंने ये भी ली है, और उसके शपथ किसने दिलाई है इस बात की भी हो गई। अब इसमें ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के रूप में देखनी है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री क्या शपथ दिला सकते हैं राज्यपाल को? और अगर मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को? क्योंकि नियुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं, तो क्या शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, इनके बारे में सवाल उठता है, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या ये शपथ दिलाते हैं? ऑप्शन आ गए हैं, आंसर भी आप लोगों ने दे दिए हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति ने इनको शपथ दिलाई थी। दैट मीन्स किसी भी स्टेट के गवर्नर को उस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो यहाँ पे भी जब राज्यपाल ने पद ग्रहण किया तो उस वक्त छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे श्री अरूप कुमार गोस्वामी। उन्होंने राज्यपाल श्री हरिचंदन को शपथ दिलाई। ठीक है, शपथ कहाँ दिलाई? राजभवन के दरबार हॉल में शपथ दिलाई। और इसके अलावा एक चीज़ और जानना जरूरी है आपको कि हरिचंदन ने किस लैंग्वेज में शपथ ग्रहण किया। ओथ इन्होंने हिंदी भाषा में ली। इन्हें हिंदी भाषा की जानकारी नहीं है क्योंकि दूसरे स्टेट से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हिंदी भाषा में शपथ ली है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये कि छत्तीसगढ़ में ये जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए संविधान में कहाँ प्रावधान है कि किसी भी हाई कोर्ट में किसी चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी? आपको उस आर्टिकल के बारे में मुझे बताना है कि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी बताना है कि किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल शपथ लेते हैं, ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सर्च करिएगा, पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था आपसे कि एक होता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और एक होता है फेलोशिप पुरस्कार। तो फेलोशिप यहाँ पे लगा हुआ है, क्वेश्चन लगभग वही सेम है। पूछा ये है कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के से सम्मानित किसे किया है? ऑप्शन सेम है, उषा बारले, ममता चंद्राकर, तीजन बाई और आरू साहू। तो एक आंसर तो आपने निकाल लिया था कि जो अकादमी पुरस्कार है वो ममता चंद्राकर को मिला है। ठीक है, उषा बारले को फिलहाल कोई अवार्ड नहीं मिला है, उन्हें पद्मश्री मिला है। तीजन बाई और आरू साहू बच गई। आरू साहू की एज अभी बहुत कम है, उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, तो ऑप्शन बच गया आपका तीजन बाई, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। यानी कि इस बार जब ये अवार्ड दिया जा रहा था तो मोक्षदा यानी कि ममता चंद्राकर को भी दिया जा रहा था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और श्रीमती तीजन बाई को भी दिया जा रहा था संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि फेलोशिप और नाटक अकादमी पुरस्कार में। ठीक है, तो इस तरह से जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी और आपके क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे।
लास्ट में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को एक फैमिली के रूप में इतना बड़ा कर दिया है कि अब उसे संभालना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। और मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे समय मिले मैं आप लोगों को लगातार चीज़ों से अपडेट करते रहूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और इसके अलावा जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लगातार कंटेंट मिलते रहें और आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहें। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन लेके जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।